दिस इज़ प्रियंका। स्टडी इन होम विद प्रियंका के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई थिंक आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है चित्रकला के षडंग, अर्थात चित्रकला के 6 से इंग्लिश में क्या कहते हैं, 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग। इसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चित्रकला के 6 अंग। जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम की सभा के विख्यात विद्वान राजपुरोहित पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत की। तो जो पंडित यशोधर थे, जो किसके विद्वान थे, वो जयसिंह प्रथम की सभा के विख्यात विद्वान थे और उन्होंने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका की और उसका नाम क्या दिया, जयमंगला नाम से उन्होंने प्रस्तुत की। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के 3 अध्याय की टीका करते हुए यशोधरा ने आलेख अर्थात चित्रकला के उन्होंने 6 अंग बताए हैं। इसी प्रकार अवनींद्र नाथ ठाकुर ने कला पुनर्जागरण हेतु चित्र सृजन के अतिरिक्त प्राचीन कला साहित्य की ओर भी कला मनीषियों का ध्यान आकृष्ट किया। तो कला की ओर ध्यान किसने आकृष्ट किया? अवनींद्र नाथ ठाकुर ने। इसी धुन में उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रकाशन के अंतर्गत षडांग अर्थात 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग नामक पुस्तिका का प्रकाशन 1921 में किया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवनी बाबू ने षडांग नामक पुस्तिका का प्रकाशन 1921 ईस्वी में किसके अंतर्गत किया? तो किसके अंतर्गत किया? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के अंतर्गत। उनकी इस पुस्तक का आधार कामसूत्र में 64 कलाओं में चौथे स्थान पर आलेख्यम अर्थात चित्रकला के संदर्भ में यशोधर पंडित की कामसूत्र वाली टीका जयमंगला, जो कि 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच लिखी गई थी, इसके अंतर्गत उन्होंने एक श्लोक दिया है। किसने दिया ये? यशोधर पंडित ने 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच जो कामसूत्र की टीका की है, जिसका नाम क्या है? जयमंगला। तो जयमंगला में उन्होंने एक श्लोक प्रस्तुत किया है। तो उस श्लोक को पढ़ते हैं हम। रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण्य योजनम सादृश्यम वर्णकाभंग इति चित्र षडंगकम। तो चलिए हम इन्हीं चित्रकला के अंगों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो जो पहला अंग है रूप भेद। रूप भेद क्या है? कलाकार की चित्रभूमि पर अंकन प्रारंभ करते ही रूप का निर्माण होता है और रूप सृजन के साथ ही चित्रभूमि सक्रिय हो जाती है। प्रत्येक आकृति में ऐसी भिन्नता या चारित्रिक विशेषता प्रदर्शित होनी चाहिए जिससे अमुक आकृति को पहचाना जा सके। यानी माता के रूप से माता और छाया के रूप में छाया का आभास हो, तभी रूप रचना सार्थक और सत्यता के लिए होगी। अर्थात वो ये कहना चाह रहा है कि रूप भेद मतलब होता है कि रूप भेद का मतलब होता है आकृति में रहस्य। तो वो कह रहा है कि माता को देखकर हमें कैसा आभास हो? माता का ही आभास हो और छाया के रूप में हमें छाया का आभास हो, तभी यह रचना जो है सार्थक और सत्यता के लिए होगी। चक्षुओं के द्वारा हम किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, छोटापन, मोटापन, पतलापन, सफ़ेद या कालेपन का ज्ञान प्राप्त करते हैं। चक्षुओं मतलब आँखों के द्वारा, हमारी जो आँखें हैं उनके द्वारा हम किसी वस्तु की लंबाई को देखते हैं, चौड़ाई को देखते हैं, छोटापन को देखते हैं, मोटापन को देखते हैं, पतलापन को देखते हैं, सफ़ेद या कालेपन को देखते हैं। तो उसे देखकर जो हमारे आत्मा के अंदर जो सौंदर्य को ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रूप भेद कहते हैं। उदाहरण जैसे है अजंता के माता पुत्र वाला चित्र या पद्मपाणि बोधिसत्व वाले भगवान बुद्ध का विशाल रूपांकन रूप भेद का सार्थक उदाहरण है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि अजंता गुफा में जो माता पुत्र वाला चित्र बना है या फिर जो पद्मपाणि बोधिसत्व का जो चित्र बना है, उसमें कौन बने हैं? भगवान बुद्ध। तो जो भगवान बुद्ध का जो विशाल रूपांकन है वो रूप भेद का सार्थक उदाहरण माना जाता है। आप लोग देख सकते हैं, ये है
महात्मा बुद्ध के रूप में, पद्मपाणि बोधिसत्व के रूप में महात्मा बुद्ध। इनका रूप देखकर बहुत ही सौंदर्य लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं इसमें इनका एक हाथ जो है वो घुटने के बल पर रखा हुआ है और दूसरे हाथ में क्या लिए हुए हैं, ये कमल लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये था रूपभेद। दूसरा अंग आता है जिसे हम कहते हैं प्रमाण, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रमाण। तो प्रमाण के बारे में पढ़ते हैं हम। प्रमाण क्या होता है? इसका अर्थ है आकृतियों का ठीक ज्ञान। किसका अर्थ हो गया ये? आकृतियों का हमें कैसा हो, ठीक ज्ञान हो। और इसे संबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। किसका सिद्धांत कहते हैं हम? संबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। यह आकृतियों का माप या फैलाव तथा सभी आकृतियों का एक दूसरे से संबंध और आकृतियों के तान, वर्ण इत्यादि का चित्रभूमि से संबंध निश्चित करता है। अनुपात के लिए उचित ज्ञान को हम प्रमा के नाम से भी संबोधित किया गया है। अर्थात अनुपात के लिए, और अनुपात में क्या होता है कि किसी भी रूप को जब हम चित्रित करते हैं तो उसका सही अनुपात ही देखकर हम उसको चित्रित करते हैं या उसको चित्र को बनाते हैं हम। तो अनुपात में क्या होना चाहिए? अनुपात में लंबाई होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए और मोटाई होनी चाहिए। तो जब लंबाई, चौड़ाई और मोटाई जब एक दूसरे में आपस में संबंधित होती हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं? संबद्धता का सिद्धांत कहते हैं। और ये जो संबद्धता का सिद्धांत है ये प्रमाण के अंतर्गत रखा गया है। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पूछा ही गया है कि प्रमाण को हम किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं हम? संबद्धता के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। उदाहरण देखते हैं हम कि ताजमहल अपने बहुमूल्य होने के कारण सुंदर नहीं है, बल्कि उसकी परिमिति ने ही उसको श्रेष्ठ एवं सुंदर बनाया है। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? ताजमहल की बात हो रही है कि जो ताजमहल है वो उसके बहुमूल्य होने का कारण सुंदरता नहीं है, बल्कि उसकी परिमिति ने, परिमिति मतलब क्या होता है? अनुपात। परिमिति का मतलब यहाँ से क्या है? अनुपात। तो जब अनुपात सही ढंग से बना होगा तभी वो हमें सुंदर एवं आकर्षक लगेगा। तो ये ताजमहल की बात थी। आगे चलते हैं हम। पुरुष और स्त्री की लंबाई में क्या भेद होना चाहिए? उनके समस्त अवयवों का समावेश किस क्रम में होना चाहिए? अथवा देवताओं और मनुष्यों के चित्रों में कद का क्या मान है? यह प्रमा वाले प्रमाण के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तो ये क्या हो गया? इसमें बता रहे हैं कि जो पुरुष है और स्त्री की जो लंबाई है उनमें क्या अंतर होना चाहिए, और जो देवताओं हैं और मनुष्य हैं उनके चित्रों में कद का क्या मान होना चाहिए। तो ये कौन निश्चित करेगा? ये हमारा प्रमाण निश्चित करेगा। भीमकाय आकृति शक्ति का प्रदर्शन तो करती है लेकिन सौंदर्य प्रदान नहीं करती। जैसे उदाहरण देखते हैं, रावण का बृहद तथा अतिशय प्रमाण वाला रूप श्री राम के सौम्य और उचित प्रमाण वाले रूप के सामने कलात्मक आधार पर फीका लगता है। तो इसमें क्या बताया गया? इसमें रावण और श्री राम जी की तुलना की गई है। इसमें रावण को बहुत ही बड़ा अतिशय प्रमाण वाला रूप बताया गया है, जबकि राम को क्या बताया गया है? अत्यंत सौम्य और उचित प्रमाण वाले रूप के आधार पर बताया गया है। तो इसमें क्या हो रहा है कि रावण और श्री राम की तुलना के आधार पर प्रमाण को व्यक्त किया जा रहा है। आगे की ओर चलते हैं हम। देख सकते हैं आप लोग, ये ताजमहल है, देखने में तो सुंदर ही लगता है, लेकिन अगर ये सही अनुपात में ना बना होता तो हमें ये और आकर्षक भी ना लगता। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? प्रमाण के अंतर्गत रखा गया। तीसरा अंग पढ़ते हैं हम, भाव। भाव में क्या है कि चित्र में रूप के प्रामाणिक होने के साथ साथ उसमें भावयुक्त सौंदर्य भी होना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है कि हमें प्रमाणिक है मतलब सही अनुपात के साथ साथ हमें भाव सौंदर्य का भी उसमें ध्यान रखना चाहिए। भाव कहते हैं कि आकृति की भंगिमा को, उसके स्वभाव, उसके मनोभाव और उसकी व्यंग्यात्मक प्रक्रिया को हम भाव कहते हैं। इसे आँखों से भी पकड़ा जा सकता है। हम इसे आँखों से भी पकड़ सकते हैं। जैसे आकृति की भंगिमाओं में जैसे नए फूल, हरे पत्ते, झुके वृक्ष, गाल पर हाथ रखकर बैठना, आँखों पर आंचल डालकर रोना। तो ये क्या है? ये हमें भाव की ओर व्यक्त कर रहा है। जब कोई स्त्री
आँखों पर आँचल डालकर रो रही होती है, तो ये उसकी रुदन का भाव बताता है हमें कि वो रो रही है। तो ये क्या हो गया हमारा भाव। आगे चलते हैं हम। जैसे अंडाकार चेहरा सात्विकता का भाव प्रदान करता है। अंडाकार जो चेहरा होता है वो सात्विकता का भाव प्रदान करता है, जबकि पान के पत्तों वाला चेहरा चंचलता का द्योतक होता है। आगे बढ़ते हैं हम। भाव व रस की प्रधानता के कारण ही राजस्थानी चित्र शैलियाँ आज संसार में सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं। तो जो राजस्थानी शैली है वो किसके कारण सर्वश्रेष्ठ मानी गई है? भाव और रस की प्रधानता के कारण। क्योंकि सच ही कहा गया है, रस में परमानंद की प्राप्ति होती है, अर्थात परम आनंद की प्राप्ति होती है रस में। तो यही भारतीय चित्रकला की या भारतीय चित्र की आत्मा है, सौंदर्य है। तो ये था भाव। अब चौथा अंक पढ़ते हैं हम। तो चौथा अंक क्या है? लावण्य योजना। लावण्य योजना क्या होता है हम देखते हैं कि लावण्य कहते हैं रूप परिमिति को। रूप, प्रमाण, भाव होने के साथ साथ चित्र में लावण्य होना भी परम आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? लावण्य होना भी आवश्यक है। तो प्रमाण जिस प्रकार रूप को प्रमाण जिस प्रकार रूप को ठीक परिमिति देता है, वैसे ही लावण्य भी परिमिति देता है, उत्कर्षता प्रदान करता है। तो क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार जो प्रमाण है, हमारा जो अनुपात होता है वो परिमिति देता है, मतलब उसको सही तरीके से उसको लंबाई चौड़ाई मोटाई में बना देता है, वैसी ही जो लावण्य योजना होती है या लावण्य होता है वो भी परिमिति देता है, उत्कर्षता प्रदान करता है। फिर आता है कि जिस प्रकार भाव आभ्यंतर सौंदर्य का बोधक है। भाव किसका बोधक है? आभ्यंतर सौंदर्य का बोधक है। लावण्य बाह्य सौंदर्य का भी व्यंजक है। तो हम क्या कहते हैं कि भाव जो है वो आभ्यंतर मतलब अंदर की सौंदर्य का बोधक होता है भाव, लेकिन जो लावण्य है वो बाहरी तरीके से जो उसकी जो सुंदरता है उसका भी व्यंजक होता है। क्या होता है? ये लावण्य होता है। जिस प्रकार रुचि रूप को दीप्ति देती है, उसी प्रकार लावण्य भाव को दीप्ति देता है। यह भोजन में नमक की भांति सदैव रूप में निहित रहता है। तो भोजन में नमक की भांति सदैव निहित रहता है। जैसे आप लोगों ने अगर भोजन में अगर बिना नमक के भोजन बनाया है तो उसका स्वाद अच्छा नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम नमक डाल देते हैं या नमक के साथ उसको भोजन को पकाते हैं हम, तो उसका टेस्ट और दुगना बढ़ जाता है। तो ऐसे ही लावण्य योजना का भी काम है। आगे देखते हैं हम। रूप गोस्वामी ने मोती की तरलता की भांति अंगों को शोभित करने वाले गुण को लावण्य कहा है। तो अंगों को शोभित करने वाले गुण को लावण्य किसने कहा है? ये रूप गोस्वामी ने कहा है। लावण्य तो मानो कसौटी पर सोने की रेखा है, अथवा पहनने की साड़ी पर सुनहरी किनारी। जिस प्रकार जो साड़ी होती है तो बिना जो उसकी किनारी के अगर वो बन जाए ना तो वो कम सुंदर लगती है। जैसे ही उसमें हम सुनहरी किनारी लगा देते हैं तो वो उसकी सुंदरता और दुगनी बढ़ जाती है। तो इसे हम कहते हैं लावण्य योजना। आगे बढ़ते हैं हम। लावण्य योजना के बारे में अवनींद्रनाथ ठाकुर या अवनींद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है कि शरीर के अंगों की निर्मलता में सौंदर्य झलक को ही लावण्य कहा है। तो ये किसने कहा है? अवनींद्रनाथ ठाकुर ने। अब चित्रकला के 5वें अंग के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 5वां अंग है सादृश्य। सादृश्य क्या होता है? किसी मूल वस्तु, पदार्थ या भाव के साथ उसकी प्रतिकृति की समानता को उसकी प्रतिकृति की समानता को दर्शाने का नाम ही सादृश्य है। मतलब क्या कह रहा है कि किसी भी वस्तु को जब आप देखते हो तो उसको उसकी प्रतिकृति ही की समानता के जैसे, अर्थात उसको हूबहू उसको चित्रित कर देना ही सादृश्य कहलाता है। किसी रूप के भाव को किसी दूसरे रूप की सहायता से प्रकट कर देना ही सादृश्य का कार्य है। उदाहरण समझते हैं हम। यदि हम कृष्ण या बुद्ध का चित्र अंकित करना चाहें यदि हम कृष्ण और बुद्ध का चित्र अंकित करना चाहें तो हमें उनकी चारित्रिक विशेषताओं पर ध्यान देना होगा। कृष्ण को बांसुरी व मोर मुकुट के साथ, तो गौतम बुद्ध को कटे केस,
हाथ की मुद्रा अहिंसा का संदेश देती हुई तथा भिक्षा पात्र के लिए अंकित करना होगा। मतलब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि कृष्ण और बुद्ध का अगर हमें चित्र अंकित करना है तो उनकी चारित्रिक विशेषताओं पर हमें ध्यान देना होगा। श्री कृष्ण जी जिस प्रकार से हाथ में बांसुरी लिए होते हैं और उनके सिर पर मोर और मुकुट धारण होता है, और गौतम बुद्ध को देखा होगा आपने, तो गौतम बुद्ध के बाल जो होते हैं वो कटे हुए होते हैं, और उनकी जो हाथ की मुद्रा होती है वो अहिंसा का संदेश देती है, और भिक्षा पात्र लिए भी अंकित करना होता है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखकर ही हमें चित्रित करना होता है। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने क्या कहा है सादृश्यता के बारे में? उन्होंने कहा है कि किसी रूप के भाव को किसी दूसरे रूप में प्रकट कर देना ही सादृश्यता उत्पन्न करना माना है। तो ये किसने कहा है? अवनींद्रनाथ ठाकुर ने। ये कहाँ के थे अवनींद्रनाथ ठाकुर? ये बंगाल के थे। अब आगे बढ़ते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत चित्रसूत्र नामक अध्याय में सादृश्य को प्रमुख वस्तु माना है। सादृश्य को यहाँ पर क्या माना है? तो वस्तु के रूप में माना है। किस में माना है? ये चित्रसूत्र में माना है। और किसके अंतर्गत माना गया है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा भी गया है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत किस अध्याय में सादृश्यता को वस्तु माना है? तो किस अध्याय में माना है? चित्रसूत्र नामक अध्याय में सादृश्य को वस्तु के रूप में माना गया है। ये था सादृश्य के बारे में। आप लोग देख सकते हैं कि ये रहा गौतम बुद्ध और श्री कृष्ण जी का चित्र। तो इसमें देख सकते हैं आप, जो गौतम बुद्ध हैं उनके जो बाल हैं वो कटे हुए हैं, और उनकी जो हस्त मुद्राएं हैं आप लोग देख सकते हैं। और जो श्री कृष्ण जी हैं वो मुरली लिए हुए हैं अपने हाथों में, और उनके सिर पर मोर है और मुकुट भी धारण किए हुए हैं। तो ये सादृश्यता के रूप में चित्रित किए गए कुछ चित्र हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। तो आगे जो छठा अंग है, जो कि चित्रकला का लास्ट अंग है, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्ण का भंग। तो आइए हम जानें कि वर्ण का भंग क्या होता है। तो वर्ण का भंग के बारे में पढ़ते हैं। नाना वर्णों की सम्मिलित भंगमा को हम क्या कहते हैं? वर्ण का भंग कहते हैं। नाना वर्ण मतलब विभिन्न प्रकार के वर्ण, और वर्ण से क्या तात्पर्य है? वर्ण का मतलब होता है रंग। वर्ण से क्या तात्पर्य होता है? रंग। तो विभिन्न प्रकार के रंगों की सम्मिलित भंगमा को हम क्या कहते हैं? वर्ण का भंग कहते हैं। वर्ण, ज्ञान और वर्णिका, क्योंकि षडंग साधना की सबसे अधिक कठोर साधना है ये। किस स्थान पर हमें किस रंग का प्रयोग करना चाहिए, किस रंग के समीप किसका संयोजन करना चाहिए, ये सभी बातें वर्ण का भंग के द्वारा ही जानी जा सकती हैं। इसमें क्या कहा गया है वर्ण का भंग के अंतर्गत? कि हमें विभिन्न प्रकार के रंगों को, और जो तूलिका है, वर्ण का मतलब तूलिका अर्थात ब्रश का हमें किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए, तो वो वर्ण का भंग के अंतर्गत आता है। तो ये सभी बातें वर्ण का भंग के द्वारा ही जानी जा सकती हैं। चित्र षडंगों में वर्ण का भंग का स्थान सबसे बाद में इसलिए रखा गया है क्योंकि षडंग साधना का चरम बिंदु है। क्योंकि षडंग क्या है? साधना का चरम बिंदु है। शेष पांचों अंगों की सिद्धि हम कागज पर एक भी रेखा खींचे केवल मन और दृष्टि के गंभीर चिंतन के द्वारा भी कर सकते हैं। अब शेष 5 अंग कौन कौन से हैं? यानी जो शुरुआत के जो 5 अंग हैं कौन कौन से हैं? सबसे पहला है रूप भेद, दूसरा है प्रमाण, तीसरा है भाव, चौथा है लावण्य योजना, और 5वां है सादृश्यम। तो ये जो 5 अंग हैं, इनको क्या कह रहा है कि ये जो 5 अंग हैं वो कागज पर हम बिना रेखा खींचे भी मन और दृष्टि के गंभीर चिंतन के द्वारा भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो वर्ण का भंग है, उसके वर्ण का भंग के हमें ज्ञान के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? तूलिका लेकर हमें दीर्घ अभ्यास करना पड़ेगा। या यूँ कहें कि वर्ण ज्ञान के बिना शेष 5 अंगों की साधना का सारा प्रयास ही व्यर्थ है। अर्थात कहने से तात्पर्य ये है कि जब हम अगर क्योंकि ये जो वर्ण का भंग है ये इसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। अगर इसका हमें सही ढंग से प्रयोग करना नहीं आता है तो जो बच्चे जो पीछे के जो 5 अंग हैं, पीछे के मतलब शुरुआत के जो 5 अंग हैं, तो उनका भी प्रयोग करना व्यर्थ है। इसलिए महादेव पार्वती जी से कह रहे हैं, वर्ण ज्ञानम यदा नास्ति किम तस्य जप पूजने।
तो ये थी चित्रकला के 6 अंगों के बारे में। तो इनसे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन तो यही पूछा गया था कि वर्ण का भंग होता क्या है। तो वर्ण का भंग क्या होता है, उचित समय पर या उचित तरीके से हमें विभिन्न प्रकार के रंगों और तूलिका का प्रयोग करना ही वर्ण का भंग कहलाता है। वर्ण का भंग के बाद इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये बता दिया मैंने कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत किसके अध्याय में सादृश्य को प्रमुख वस्तु माना है। तो प्रमुख वस्तु किसको माना है, सादृश्य को माना है। और किसके अध्याय में माना है, चित्रसूत नामक अध्याय में माना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, अगला क्वेश्चन यही बनता है कि लावण्य क्या होता है। तो लावण्य से कि बताया हमने क्या होता है, बाहरी सौंदर्य की अभिव्यक्ति। क्या होती है, बाहरी सौंदर्य की अभिव्यक्ति होती है, तो वो क्या कहलाती है, लावण्य कहलाती है। उसके बाद जो हमारा प्रमाण है, प्रमाण में भी पूछा गया था, प्रमाण के बारे में पूछा गया था कि जो प्रमाण होता है उससे हम क्या समझते हैं। तो प्रमाण के अंतर्गत हम सही अनुपात, नाप तथा बनावट को समझते हैं प्रमाण के अंतर्गत। और क्वेश्चन पूछे गए थे जैसे लावण्य योजना के बारे में बता दिया मैंने। और उसके बाद भाव क्या होता है। तो भाव यानी चित्रकार जब अपनी हृदय की भावना को चित्र के अंतर्गत व्यक्त करता है तो जो दर्शक होते हैं या जो लोग होते हैं उसको देखकर उसकी ओर आकर्षित होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाव कहते हैं। तो भाव से भी क्वेश्चन पूछा गया था। और प्रमाण, जैसे कि मैंने बताया कि प्रमाण को हम क्या कहते हैं, और संबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रमाण को क्या कहते हैं, संबद्धता का सिद्धांत। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि संबद्धता का सिद्धांत किससे संबंधित है, प्रमाण से संबंधित है। और लावण्य योजना को हम कांति भी कहते हैं। कांति से मतलब क्या है कि बाहरी सौंदर्य की अभिव्यक्ति। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि बाहर सौंदर्य की अभिव्यक्ति किसके द्वारा होती है। तो ऑप्शन में था कांति, तो कांति हमारा सही हो जाएगा क्योंकि कांति को ही हम लावण्य योजना के भी कहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। और चित्रकला के 6 अंगों के बारे में आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।